नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार श्री गंगानगर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सीनियर सेकेंडरी का मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और आज उसका 18वां लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन सिस्टम, रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर मेथड। तो इन क्लासेस से संबंधित अगर आप नोट्स चाहते हैं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या होता है। देखें, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय लीनियर इक्वेशन सिस्टम, ये एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब जो इसके अंदर वेरिएबल है, जो चर हैं, वो है x और y, और उनकी जो घात है वो 1 है। तो इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। तो अगर मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, तो ये जो दो समीकरणें मैंने लिखी हैं, अब ये बन जाता है रैखिक समीकरण निकाय, लीनियर इक्वेशन सिस्टम। रैखिक क्यों है? क्योंकि चरों की घात 1 है। और निकाय क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन दे रखी है। तो रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस आपको दे रखी हो, ऐसी रैखिक समीकरण दे रखी हो, तो वो बन जाता है रैखिक समीकरण निकाय। अब हम बात करते हैं इसके हल की, कि किसी रैखिक समीकरण निकाय का हल का मतलब क्या है। तो रैखिक समीकरण निकाय का हल का मतलब जो उसमें चर हैं, यानी कि जो x और y, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल में चर लिए हैं, तो x और y के वो मान जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करे, दोनों इक्वेशंस को जो सेटिस्फाइड करता है उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण निकाय का हल। अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जो दो समीकरणें होती हैं उस निकाय की, जो हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, फिर उसको आगे हम तीन समीकरण को हल करने की मैट्रिक्स विधि और क्रेमर विधि जो होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास दो समीकरण दे रखी हो, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दो समीकरणें हैं, रैखिक समीकरण निकाय है। इसका हल क्या होगा? यूनिक होगा या इनफाइनाइट्स होंगे या फिर नो एनी सॉल्यूशंस होगा? उसको देखने के लिए हम 10th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस करते थे और यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक रेखा का समीकरण है। x और y के अंदर जो रैखिक समीकरण होती है वो एक रेखा के समीकरण को व्यक्त करती है। तो ये दो रेखाओं के अलग अलग समीकरण हमें दे रखे हैं। तो इस समीकरण निकाय का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उसके लिए हम तीन अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या एक दूसरे के पैरेलल हैं, और या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो इस रैखिक समीकरण निकाय का सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या नो एनी सॉल्यूशंस होगा, उसके लिए हम इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको समझ रहे हैं कि ये एक रेखा का समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है। तो ज्योमेट्रिकली ये दो रेखाओं को व्यक्त करता है। तो क्या अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो फिर इसके नो एनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके। अब रही बात ये कि दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब इनके स्लोप, इनकी जो प्रवणताएं हैं वो इक्वल ना हो। और इसका जो स्लोप होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो माइनस a1 अपॉन b2 है, और सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो माइनस a2 अपॉन b2 है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं इस बात को कि दो रेखाएं एक दूसरे को कब काटती हैं? यदि उनकी प्रवणताएं समान नहीं है
और समांतर कब होती है, जब उनकी प्रवणताएं समान है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन दोनों को हम नॉट इक्वल टू करते हैं, तो वहां से हमारे पास कंडीशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इन दोनों को नॉट इक्वल टू करें तो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। जब इनको इक्वल कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर इनका रेशो सेम हो और इनका रेशो सेम ना हो तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर इनका रेशो और इनका रेशो भी सेम हो जाए तो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो इस केस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में अगर लाइंस पैरेलल हैं तो फिर c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर c1/c2 ही इक्वल हो गया तो एक्चुअली ये दोनों रेखाएं एक ही समीकरण को व्यक्त करेंगी, सिर्फ कोएफिशिएंट का फर्क होगा, दुगुना तिगुना करके आपने उस समीकरण को लिखा होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो फिर c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, उसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिलहाल वैसे 10th स्टैंडर्ड की बात थी जो मैंने आपको रिकॉल करवाई है कि इस समीकरण निकाय के लिए a1 ये जो समीकरण निकाय मैंने लिखा है, इस समीकरण निकाय का जो सॉल्यूशंस है वो हम किस तरह से चेक आउट करते थे। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशंस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ओके। एंड इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 स्लोप इक्वल हैं लेकिन लाइन ओवरलैप नहीं कर रही है, अगर c1/c2 का रेशियो भी सेम हो जाएगा तो एक्चुअली एक लाइन की इक्वेशन को ही आपने दूसरी बार लिखा है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये इनका रेशियो तो सेम है लेकिन इनका रेशियो सेम नहीं है तो लाइन पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल हैं तो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम कह सकते हैं कि नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। और लास्ट केस में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को ही आपने सेकंड टाइम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख दिया है, तो दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ओवरलैप करके इनके जो कॉमन पॉइंट्स है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ये तो बात हुई अगर हमारा समीकरण निकाय जो है उसमें दो इक्वेशंस हैं, ये हम 10th स्टैंडर्ड में इस बात को डिस्कस करते थे। अब हम इसको आगे जनरलाइज करते हैं। अगर हमारे पास तीन समीकरण हैं और तीन वेरिएबल्स हैं तो उसको सॉल्व आउट करने का जो सीनियर स्टैंडर्ड में जो मेथड्स होते हैं, मैट्रिसेस मेथड और क्रेमर मेथड, वो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो समीकरण निकाय है वो तीन वेरिएबल्स का है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ठीक है, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके, तो इस समीकरण निकाय का सॉल्यूशंस क्या होगा, तो सॉल्यूशंस का ये क्या है, रेखिक समीकरण निकाय है, तीन चर हैं x y z और तीनों की घात क्या है, 1 है। और समीकरण निकाय को कहते हैं क्योंकि हमारे पास दो या दो से ज्यादा समीकरण है, तीन समीकरण है तो ये समीकरण निकाय हो गया। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x y z की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करती हो। अब चाहे हम क्रेमर मेथड पढ़ें चाहे हम मैट्रिसेस मेथड पढ़ें, दोनों ही मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इस समीकरण निकाय को हम मैट्रिक्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस प्रकार से दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस समीकरण निकाय को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z और d1 d2 d3। मैट्रिसेस के अंदर हम 17 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, इसका गुणा इसके साथ किया जाएगा, फिर कंपैरिजन किया जाएगा, तो ये बनेगा a1x + b1y + c1z = d1। तो ये जो समीकरण मैंने तीन लिखी है ये उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है।
इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं गुणांक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों वाली मैट्रिक्स, गुणांक मैट्रिक्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं चर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x y z जो चर थे समीकरण निकाय के वो हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर राइट साइड वाले कांस्टेंट है या उसकी वैल्यूज है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं b से। तो जो समीकरण निकाय आपको दे रखा है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं, ax इक्वल टू b, ये उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं क्रेमर मेथड क्या होता है और मैट्रिसेस मेथड क्या होता है। दोनों ही मेथड को हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी देखते हैं। और हम दो प्रकार का समीकरण निकाय पढ़ेंगे, एक तो होमोजेनियस, एक नॉन होमोजेनियस। वो क्या होता है वो भी आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका क्रेमर मेथड। ओके, ये हमारा समीकरण निकाय है जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मान लिख रखा है ax इक्वल टू b, ठीक है। तो क्रेमर मेथड क्या होता है वो देखते हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा कि रिजल्ट वो किस तरह से आते हैं, वो डिस्कशन करेंगे। क्रेमर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चार डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है ये वाली, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसके अंदर जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट वाला वेक्टर था इसको हम फर्स्ट वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, d1 d2 d3। अगर ये फर्स्ट वेक्टर में आता है, फर्स्ट कॉलम में इसको लिख देते हैं, तो तब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसे मैं कह देता हूं डेल्टा 1। इसी तरह से अगर इसको सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर देते हैं, बाकी कॉलम एचडी रख देते हैं, जो हमारे पास कोफिशिएंट की मैट्रिक्स थी उसके अंदर सेकंड कॉलम की जगह पर मैं उसको रख देता हूं, तो इससे मैं कह देता हूं डेल्टा 2। और इसी प्रकार अगर आप इस कॉलम को थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं डेल्टा 3। ओके, तो क्रेमर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, समीकरण निकाय को हल करने के लिए सबसे पहले चार डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। एक तो डेल्टा, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, एक जो कॉलम वेक्टर है इसको फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करें, सेकंड कॉलम में रिप्लेस करें और फिर थर्ड कॉलम में रिप्लेस करें। तो जो तीन डिटरमिनेंट्स हमारे पास और आएंगी उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब पहले रिजल्ट सुने, रिजल्ट्स क्या है, फिर उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं कि वो कहां से आते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। क्रेमर रूल्स क्या कहता है, क्रेमर रूल्स कहता है कि x इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 1, y इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 2 और z इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 3, ठीक है। ये क्रेमर रूल्स है, कहां से आया वो आप इसको हम देखेंगे। अब ये जो रिजल्ट है उसके बेस पर हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस है हमारी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ओके, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो फिर इस डेल्टा का डिवाइड किया जा सकता है, और डेल्टा का डिवाइड करते हैं हम तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो यहां से हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये x y z के यूनिक वैल्यूज हमारे पास आएंगी, इसलिए हम इस केस में क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, हमारे पास केस सेकंड है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पास फिर से दो केस बन जाते हैं।
वो दो क्वेश्चन से कौन से हैं वो देखें अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 भी 0 है तो 0 इंटू समथिंग और ये भी 0 है, ये भी 0 है तो ये भी 0 है, तो फिर x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? x की कोई भी वैल्यूज अगर हमारे पास होगी, ये भी अगर 0 है ये भी 0 है, तो फिर हर वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। उसी तरह से अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा 2 भी 0 है तो फिर y की भी हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और डेल्टा 0 है और डेल्टा 3 भी 0 है तो फिर z की भी हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसका मतलब फिर x y z की हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी? इनफाइनाइट। कब? अगर डेल्टा 0 होने के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी तीनों 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर डेल्टा 0 होने के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी तीनों 0 हैं, अगर ये भी 0 है ये भी 0 है तो ये भी 0 है और डेल्टा हमें 0 दे ही रखा है, तो ये 0 और ये 0, तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट। और ये 0 तो ये भी 0, तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। ये 0 और ये 0 तो z की वैल्यू भी इनफाइनाइट पॉसिबल है। यानी कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों 0 हैं और डेल्टा 0 है ही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि x y z की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। यानी कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, at least one, there delta I not equal to 0, I is equal to 1, 2, 3, there exists at least one, there exists at least one I such that delta I not equal to 0 और I from 1 to 3, एट लिस्ट वन। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, मे बी डेल्टा 1 नॉन जीरो है, मे बी डेल्टा 2 नॉन जीरो है, मे बी डेल्टा 1 और डेल्टा 3 दोनों नॉन जीरो हो, कोई भी एक नॉन जीरो हो, मान लो आप देखो ये जीरो है और ये नॉन जीरो है, तो y की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि हम नॉट जीरो को जीरो के साथ गुना करें और वो नॉट जीरो आ जाए। तो जीरो के साथ तो किसी का भी गुना करोगे तो जीरो आना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि इन तीनों में से एक ऐसा है जो नॉट जीरो है। अगर कोई भी एक नॉट जीरो, मान लो ये नॉट जीरो है, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। इसी प्रकार से अगर मान लो डेल्टा 3 नॉट जीरो है, अगर ये नॉट जीरो है और क्योंकि ये तो जीरो है, डेल्टा जीरो है, तो इसका मतलब फिर z की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। तो अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक नॉट जीरो हो गया तो इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन जो है वो जो भी इक्वेशन के लिए नॉट जीरो होगा वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। तो हम क्या कह सकते हैं उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो क्रेमर मेथड में हमने इस रिजल्ट का यूज किया क्रेमर का, इसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये कहां से आया। तो क्रेमर मेथड कहता है कि अगर इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है उसको मैं डेल्टा कहूं और इसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दूं तो डेल्टा 1, सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दूं डेल्टा 2 और थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर दूं डेल्टा 3, अगर उसको कहता हूं तो वो कहता है कि x इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 1 के, y इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 2 के और z इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 3 के। फिर हमने तीन केस डिस्कस किए। फर्स्ट केस, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू z की वैल्यू, तो यहां से x और z की हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर दो केस बनते हैं। अगर ये 0 है और ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 है, तो देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, इसका मतलब x और z की कोई भी वैल्यू हो ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। तो ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी, x और z की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगी। तो कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज। तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक नॉट जीरो हुआ, कोई भी एक, में भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इधर लेफ्ट साइड में तो जीरो दिया हुआ है और राइट साइड में नॉट जीरो दिया हुआ है, तो फिर x और z की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि दोनों आपस में इक्वल हो सकें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो एनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, चाहे एक करता हो चाहे इनफाइनाइट करते हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब संगत निकाय, हिंदी में संगत निकाय, कंसिस्टेंट सिस्टम, लीनियर इक्वेशन सिस्टम।
और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम कहते हैं असंगत निकाय, असंगत। तो कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन सिस्टम का मतलब है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक एग्जिस्ट करता हो चाहे इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता हो। ये भी हम प्रूव करेंगे कि अगर एक या तो एक करेगा, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो कभी भी फाइनाइटली नहीं होंगे, हमेशा इनफाइनाइट होंगे। इसको भी हम, इस बात को भी अभी प्रूव करेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम में या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर मोर देन वन है तो मोर देन वन कभी फाइनाइट नहीं होंगे कि 2 है जी, 5 है जी, 10 है जी, ऐसा नहीं होगा। या तो एक होगा और या फिर एक से ज्यादा है तो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इस बात को भी हम देखेंगे अभी। दूसरी बात यह है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए, जब हमने अभी जस्ट जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम पढ़ा था 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो हमने बताया था वहां 2 लाइनें होती हैं और 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो यूनिक सॉल्यूशंस होता है, पैरेलल हो जाती है तो नो एनी सॉल्यूशंस होता है, ओवरलैप कर जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी वो प्लेन की इक्वेशन थी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि वो तीनों प्लेन सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसको ज्योमेट्रिकली यहाँ बनाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने सभी ने 3D अगर आपने पढ़ी है तो उसमें x y y z z x तीनों निर्देशीय समतल होते हैं, और वो तीनों निर्देशीय समतल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी 3 प्लेन है जो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हों तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड प्लेन बताए हैं, x y y z z x जो प्लेन होते हैं वो बताए हैं। इसके अलावा और भी कोई प्लेन्स हो सकते हैं जो किसी अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन केस समझिए, अगर वो तीनों प्लेन किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से होगा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, वो बनाकर आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो जिस तरह से x y y z z x प्लेन होते हैं उस तरह से। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो सकता है, तो जब भी 3 प्लेन अगर एक लाइन पर इंटरसेक्ट करें, जिस तरह से मैं आपको बताऊं, हम जब लाइंस बनाते हैं ना इस तरह से, देखें 2 प्लेन्स हम बनाते हैं इस तरह से, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। अब ये प्लेन इस तरह से आएगा, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे इसको, तो ये 2 प्लेन इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन हैं 2 प्लेन्स के लिए, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से तीसरा प्लेन भी इसी में से ही कटे, इसमें से निकल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तीनों प्लेन एक सिंगल लाइन पर, एक उनका जो कॉमन होगा तीनों प्लेन का, एक सिंगल लाइन होगी, और एक सिंगल लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, 3D हो चाहे 2D हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो उस केस के अंदर ये वो केस है, मैंने 2 प्लेन बनाए हैं कि 2 प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा प्लेन भी इसी में से पास आउट हो। ठीक है, या फिर इसको आप बुक की जो पेजेस होते हैं उससे समझ सकते हैं, एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, एक बीच वाला पेज है, तो उस केस के अंदर उन तीनों प्लेन का इंटरसेक्टिंग कौन सा होगा, एक लाइन होगी, और लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नो एनी सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, या तो तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, नो एनी सॉल्यूशंस के अंदर या तो तीनों प्लेन पैरेलल हो, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, तीनों प्लेन ही पैरेलल हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पैरेलल हो और तीसरा उसको इस तरह से काटता हो, तो भी उस केस में क्या होगा, नो एनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो क्रेमर नियम के अंदर हम क्या करते हैं, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशंस हो गया, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया, और नो एनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हो गई। और फिर मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। अब आपको मैंने 2 बातें बतानी है, एक तो ये कि अगर सॉल्यूशन एक से ज्यादा है तो हमेशा इनफाइनाइट्स होते हैं, एक तो वो बात, और एक ये बात थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर आप इस बात को समझ पाए कि ये कहां से आता है। ओके, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्रेमर का जो फार्मूला है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्रेमर ने फार्मूला किस ढंग से हमें बताया था, वो देखते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने A1, B1 और C1, A1, A2 और A1, A2 और A3 इसका कोफैक्टर ले लिया मैंने, F1, F2 और F3। ये क्या चीज है, F1, F2, F3 इसके कोफैक्टर हैं। ओके, अब अगर मैं इन कोफैक्टरों को इससे गुना करता हूं, मतलब A1 का गुना करता हूं F1 के साथ, A2 का गुना करता हूं F2 के साथ, A3 का गुना करता हूं F3 के साथ, ठीक है, और इसको आपस में ऐड कर देता हूं,
तो इसके साथ क्या आ जाएगा x। लीनियर इक्वेशन सिस्टम जब आपने लिखा था, जो उससे पहले मैंने जिसकी मैंने मैट्रिक्स बनाई है, वहां से समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैंने किसके साथ गुना किया, इसके कोफैक्टर के साथ, इसके कोफैक्टर का, इसके कोफैक्टर, और तीनों को ऐड कर दिया तो इसके साथ x आ जाएगा। अब मान लो जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये कोफैक्टर किसके थे, पहली पंक्ति के, और ये एलिमेंट्स कौन से हैं, दूसरी पंक्ति के। तो आप जानते हैं किसी भी पंक्ति के, या कॉलम भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम था, किसी भी कॉलम के को उसके कोफैक्टर के साथ गुना करें तो सारणी का मान आता है, और उस कोफैक्टर को अगर दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और तीसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोफैक्टर किसके लिए, फर्स्ट कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर इनटू x प्लस सेकंड कॉलम के कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर सेकंड कॉलम के एलिमेंट, ठीक है। तो जीरो, वो जीरो होता है प्रॉपर्टी। फिर फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर थर्ड कॉलम के एलिमेंट, फिर ऐड करें इनको तो जीरो आएगा। और इधर कितना आएगा, d1 के साथ क्या है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, d2 के साथ क्या है, सेकंड इस कॉलम का एलिमेंट, और d3 के साथ क्या है, इसका कोफैक्टर, सॉरी, d1 के साथ इसका कोफैक्टर, d2 के साथ इसका कोफैक्टर, d3 के साथ इसका कोफैक्टर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ पाए, वरना तो रिजल्ट था वो। देखिए अब ये तो आ गया सारणी का मान, डेल्टा इनटू x आ गया। अब बात आती है इसकी, ठीक है। तो देखें ये कैसे हम फाइनल करेंगे। देखो इसका कोफैक्टर क्या था, इसका कोफैक्टर यहां से आता है, तो मुझे d1 के साथ इसका गुना करना है। तो अगर मैं a1 की जगह पर d1 लिख देता हूं, a1 की जगह, देखिए इस बात को समझें, अगर a1 की जगह पर d1 होगा तो d1 के साथ यहां पर d1 कर दो, यहां पर d2 कर दो, यहां पर d3 कर दो, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रख दीजिए आप, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर वैसे रख दीजिए तो बताओ d1 के साथ क्या आएगा, इसका गुना। तो ये वाली वैल्यू और जो a1 वाली वैल्यू थी वो सेम ही आएगी। a1 का कोफैक्टर भी यहां से आता है, d1 का कोफैक्टर भी यहीं से आएगा। समझ गए बात। वो d1 का गुना किसके साथ करना है, a1 के कोफैक्टर के साथ। तो अब इस डिटरमिनेंट के अंदर d1 के साथ किसका गुना होगा, इसके साथ। ये क्या चीज है, यही तो a1 का कोफैक्टर था। अब बताइए d2 के साथ किसका गुना करना है, a2 के कोफैक्टर के साथ। तो मैंने a2 की जगह पर d2 अगर लिख दिया तो अब जो d2 का कोफैक्टर आएगा वही तो a2 का कोफैक्टर था। तो बात समझे, अगर मैं पहले कॉलम के कोफैक्टर्स का गुना करके ऐड करता हूं तो इसके साथ क्या बनता है, पहले कॉलम के एलिमेंट, पहले कॉलम के कोफैक्टर, साथ में x, यानी कि सारणी का मान साथ में x, प्लस पहले कॉलम के कोफैक्टर्स, दूसरे कॉलम के एलिमेंट यानी कि जीरो, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर, थर्ड कॉलम के एलिमेंट यानी कि जीरो। और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर, साथ में क्या होना चाहिए, d1 d2 d3। अब इसको फाइंड करने के लिए मैंने इस कॉलम को उठाकर यहां लिख दिया, तो d1 के साथ में गुना में ये आता है, और ये ही a1 का कोफैक्टर था, यानी कि f1 की वैल्यू है। प्लस में d2 के साथ क्या आना चाहिए मेरे पास, d2 के साथ जो आएगा वो a2 का कोफैक्टर ही यहां से आएगा, a2 का कोफैक्टर भी वही है जो d2 का कोफैक्टर यहां से आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझते हैं तो इस वैल्यू को मैं यहां क्या शो कर रहा हूं, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू शो कर रहा हूं, जिसे मैं डेल्टा 1 कह रहा हूं। तो फिर x किसके इक्वल होगा, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा। तो ये तो था कि क्रेमर रूल्स बना कैसे था, वो मैंने आपको बताया। एक लास्ट बात और जो मैं आपको बता रहा था, क्रेमर मेथड में समीकरण निकाय का जब हम सॉल्यूशंस करते हैं तो उसमें ऑलवेज या तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा, या फिर अगर एक से ज्यादा है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे। कभी भी दो सॉल्यूशंस या दो से ज्यादा फाइनाइटली नहीं हो सकते। किस तरह से नहीं हो सकते वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास x1 और x2 इसका सॉल्यूशन है। अगर x1 सॉल्यूशन है तो फिर ax1 b हो जाएगा, और x2 सॉल्यूशन है तो फिर ax2 b हो जाएगा। अब मैंने एक सॉल्यूशन और अज्यूम किया, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और ये चेक करता हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो a का गुना मैंने किया लैम्डा x1, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आप जानते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये किसको शो करता है, ये लाइन की इक्वेशन को शो करता है ना, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। खैर, तो मैंने लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैंने ये चेक कर रहा हूं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो 1 माइनस लैम्डा x2 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा लैम्डा ax1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ax2। ये किसकी वैल्यू है, b की, और ये किसकी वैल्यू है, b की। सॉरी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक कैसे हो जाएगा, b आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन है, ए एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, बी आ गया। तो हमने क्या शो किया कि अगर x1 और x2 इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन है तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। और x बार क्या चीज है, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या चीज है, रियल नंबर्स। इसका मतलब यहाँ कितनी वैल्यूज पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। इनफाइनाइट वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि ये कोई x1 और x2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो कोई एक पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो ये सभी इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये क्या प्रूफ हुआ कि अगर लीनियर इक्वेशन सिस्टम के अंदर दो सॉल्यूशंस हैं तो फिर दो नहीं होंगे, वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। ओके, दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात कि क्रेमर मेथड के अंदर x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 और y इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 2 और z इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 3 आता कैसे है। उम्मीद करता हूं कि वो बात आप समझ पाए होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि या तो सॉल्यूशंस यूनिक होता है, अगर यूनिक नहीं है तो दो है, तो फिर दो से ज्यादा है तो इनफाइनाइट होंगे, या तो यूनिक होगा या फिर 2 3 4 नहीं हो सकते, फाइनाइटली नहीं हो सकते, इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक है, या फिर नो एनी सॉल्यूशंस। और क्रेमर मेथड के अंदर यूनिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और अगर डेल्टा 0 है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और साथ ही साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, तो उस केस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि वो एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एटलीस्ट 1, कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीनों भी हो सकता है, अगर नॉट 0 आ जाता है तो फिर एक्स वाई जेड की किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, इसलिए नो एनी सॉल्यूशंस होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब है तीनों पॉइंट सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो निर्देशीय समतल होते हैं 3D के अंदर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन जो होते हैं वो ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। और अगर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर देते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि दो प्लेन एक सिंगल लाइन पर काट रहे हैं और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन से पास आउट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया था, बुक में 3 पेज हो तो तीनों पेजों का जो इंटरसेक्शन है वो एक लाइन आ सकता है। और नो एनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि अगर या तो तीनों प्लेन पैरेलल हैं, तीनों समतल ही समांतर हैं, या फिर दो समतल समांतर है, तीसरा इस तरह से काट रहा है, मतलब उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। तो ये तो था क्रेमर मेथड, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और वो फॉर्मूला कहां से आता है। ओके, सवाल तो हम करेंगे, लेकिन अब थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो किसी लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सोल्व करने का जो मैट्रिक्स मेथड होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन सिस्टम है जिसको मैंने ax इक्वल टू b से रिप्रेजेंट किया रखा है, ठीक है। इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कॉलम वेक्टर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये फर्स्ट केस है हमारा, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर दीजिए, तो A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स B, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, और फिर A इनवर्स इनटू A, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी x इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो x ही आ जाएगा, तो x इक्वल टू A इनवर्स B। तो इस केस में अगर आप x की वैल्यू यानी कि इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी और इसको b के साथ गुना करके यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या आएगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेगा, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट। और किसी भी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करती है, इफ डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन में डिटरमिनेंट A। लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब। और क्या होता है, x इक्वल टू A इनवर्स B, ये इसका सॉल्यूशन होता है।
इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ। अगर इसको मैं दोनों तरफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुना करूं, ठीक है, तो ये बताइए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इनटू ए, एडजॉइंट ए इनटू ए, ये हमने सेकंड मैट्रिक्स और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, है ना। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुना करें, डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, साथ में क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए और साथ में क्या आ जाएगा b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x के साथ गुना करें तो x आएगा, कोई कॉलम वेक्टर है। अब देखो अगर ये 0 नहीं है, वो तो हम केस डिस्कस कर चुके हैं, तब तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा और क्या होगा x इक्वल टू a इनवर्स b होगा। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है और ये भी 0 है, फिर तो x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होने का मतलब कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तो 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो पहला केस हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये 0 है तो फिर अगर ये भी 0 बन जाता है तो फिर x की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ये तो 0 है ही है और ये 0 नहीं है तो फिर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, इधर तो 0 बन रहा है उधर नॉट 0 बन रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, तो नो एनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से हम दो केस कौन से डिस्कस कर रहे हैं, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब हो गए, ये तो 0 है और ये भी 0, ये तो वो केस है जब डेल्टा इज नॉट इक्वल 0। अब हम सेकंड कौन सा डिस्कस, जब डेल्टा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो 0, नॉट इक्वल 0 तो यूनिक सॉल्यूशंस। और अगर ये 0 है तो ये तो 0 है और ये भी 0 हो, अगर एडजॉइंट A इनटू B भी 0 मैट्रिक्स आता है तो फिर ये भी 0 मैट्रिक्स है, ये भी 0 मैट्रिक्स है, x की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं हुआ तो फिर x की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसलिए हम कहेंगे नो एनी सॉल्यूशन। तो इफ एडजॉइंट A इनटू B नॉट इक्वल टू 0 देन नो एनी सॉल्यूशन। ये है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स मेथड से अगर हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशंस कब आता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। सेम वही केस है, वहां पर भी डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वहां पर x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। और यहां पर यूनिक सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यूनिक सॉल्यूशन तक की सेम बात होगी। अब बात करते हैं कि नो एनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो देखें हमने दोनों तरफ किससे गुना किया, एडजॉइंट a से। एडजॉइंट a इनटू a क्या होता है, डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a इनटू x इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 है क्योंकि नॉट इक्वल 0 तो हम केस डिस्कस कर चुके हैं। अगर 0 है तो ये 0 है और अगर ये भी 0 है तो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर ये 0 है और ये 0 नहीं है तो किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में यूनिक सॉल्यूशंस कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, नो एनी सॉल्यूशंस कब होता है। और अगर सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हो, एक से ज्यादा तो होंगे नहीं, 2 4 5 तो नहीं होंगे, फाइनाइटली नहीं होंगे, मोर देन फाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो आपको बताया था। तो अगर एक हो चाहे अनंत हो तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, संगत, कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम, संगत निकाय। और यदि कोई हल नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंगत। ठीक है, ओके। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो 2 समीकरण निकाय के बारे में बात कर ली, 3 समीकरण निकाय के बारे में बात कर ली। 3 समीकरण निकाय में हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए, क्रेमर मेथड और मैट्रिक्स मेथड। अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें जो b वेक्टर था हमारे पास, d1 d2 d3, ये कोई कांस्टेंट वेक्टर था। अब हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं जिसमें d1 d2 d3 जो कॉलम वेक्टर है वो हमारे पास 0 वेक्टर हो। अगर ये 0 वेक्टर नहीं है, अब तक हमने डिस्कस किया, इसे कहते हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, नॉन होमोजेनियस। और अगर यहां पर 0 वेक्टर आ जाए तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। तो डिस्कस करते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में क्या होता है, यहां पर 0 मैट्रिक्स होती है। ओके,
अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हम वापस क्रेमर मेथड की हेल्प लेते हैं। तो क्रेमर मेथड में हमें क्या बताया था कि x इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 1, x इंटू वाई इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 2 एंड z इंटू डेल्टा इक्वल होता है डेल्टा 3। ओके अब क्योंकि हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, तो ध्यान रखें जब इसको मैं रिप्लेस करूंगा फर्स्ट कॉलम में, तो 0 0 0 ये वाला, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो डेल्टा 1 0 हो जाएगा। अगर आप इस कॉलम को रिप्लेस करते हो सेकंड कॉलम से तो भी 0 आएगा, अगर इस कॉलम को रिप्लेस करते हो थर्ड कॉलम से तो भी 0 आएगा। यानी इस केस के अंदर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ऑलवेज 0 होंगे। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन सिस्टम होमोजेनियस है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलवेज 0 होंगे, यानी कि ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा और ये 0 ही होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अगर फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करोगे, सेकंड कॉलम में रिप्लेस करोगे, थर्ड कॉलम में रिप्लेस करोगे और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होती है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू कितनी आएगी 0 अपॉन डेल्टा, यानी कि 0 0 0। अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका सॉल्यूशन आएगा x भी 0 y भी 0 z भी 0, क्योंकि डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है और डेल्टा यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने क्या कही है नॉट इक्वल 0 कही है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा 0 0 0 और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते होते हैं, इससे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन हिंदी में निरर्थक हल, तुच्छ हल, किसी काम का ना हो तो निरर्थक हल, तुच्छ हल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी 0 है, तो x की हर वैल्यू के लिए ये डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है तो x y z की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी ही होगी। यानी कि उस केस के अंदर x y z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर डेल्टा 0 है तो फिर x y z की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी ही होगी, यानी कि सॉल्यूशंस कितने होंगे इनफाइनाइट। इसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या आप समझने के लिए कह सकते हैं नॉन जीरो भी कह सकते हैं, नॉन जीरो सिर्फ समझने इसलिए क्योंकि इसमें तो 0 0 ही आएगा, इसमें 0 0 के अलावा भी और कोई बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो आप समझिए बात को, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अनिर्थक जो काम के हमारे जो निर्थक नहीं है वो सॉल्यूशंस, अनिर्थक हल। ठीक है, अब तीसरा केस सोचिए, तीसरा केस हम डिस्कस करते थे नो एनी सॉल्यूशन। नो एनी सॉल्यूशंस में क्या होता था, ये 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट कोई ना कोई नॉट 0 हो, और ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई 0 ना हो, वो तीनों 0 ही होंगे। इसका मतलब नो एनी सॉल्यूशन वाला केस तो कभी होता ही नहीं है, सॉल्यूशन हमेशा ही होता है, चाहे एक हो चाहे अनंत हो। जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम होता है, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर वो 0 0 0 ही होगा, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम है और उसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइट होंगे और हमेशा ही सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, संगत निकाय होगा, हल हमेशा ही होगा, चाहे एक होगा चाहे अनंत होंगे। एक होगा तो 0 0 0 वाला, अनंत होंगे तो बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन नो एनी सॉल्यूशन वाला कतई केस नहीं हो सकता। होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम का हल हमेशा ही विद्यमान होता है, वो निकाय हमेशा ही संगत होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के जो मेथड हैं वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था अगर समीकरण निकाय 2 का है तब इस केस में क्या होगा, रेखाएं काटेंगी, हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइंस क्या होंगी, समांतर। हल क्या होगा, कोई नहीं।
a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन कैसे होंगी? संपाती। हल क्या होगा? अनंत। हल चाहे एक हो और चाहे अनंत हो, निकाय क्या कहलाता है? संगत, कंसिस्टेंट। और इस केस में निकाय क्या कहलाता है? असंगत, कोई हल नहीं बीच वाले केस में। फिर बात करते हैं अगर समीकरण निकाय को हल करने का क्रेमर मेथड। अद्वितीय हल क्या बताया था? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y क्या बताया था? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। z क्या होता है? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। कोई हल वाले केस में क्या नहीं बताया था कि डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो हो और एट लीस्ट वन डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो हो। इनफाइनाइट सिचुएशन में क्या बताया था? डेल्टा जीरो हो और सभी डेल्टा आई जीरो हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो हो, तो क्या होगा? अनंत हल होंगे। ठीक है। मैट्रिक्स में आपको क्या बताया था? अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसके इक्वल होगा? x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। नो एनी सॉल्यूशन में क्या बताया था? एडजॉइंट a इनटू b नॉट इक्वल टू जीरो हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बताया था? एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम में क्या बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर हुआ तो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 0 ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इन नो एनी सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं होता, मतलब हल हमेशा ही होता है, चाहे एक हो चाहे अनंत हो। और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में क्या बताया था? अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस केस में सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिबल। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रिबल। और क्या बताया? क्रेमर मेथड में वो इक्वेशन आती कैसे है वो बताया, और मैट्रिक्स के अंदर भी आपको ये बताया था कि ये कैसे आता है। और क्या बताया था आपको कि जो सॉल्यूशंस होते हैं अगर एक से ज्यादा हैं तो हमेशा इनफाइनाइट ही क्यों होते हैं। ठीक है। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपका होमवर्क देखते हैं अभी। हाँ जी, तो अब जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन, उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपको होमवर्क देंगे कुछ क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 32। हमें एक समीकरण निकाय दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4। और इसका हमें बताना है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अद्वितीय हल कब होगा? और ऑप्शन हमारे पास है k का मान 0 हो, k का मान 0 ना हो, और -1 लेस देन k लेस देन 1, k का मान -1 और 1 के बीच में हो, या फिर k का मान 0 और 1 के बीच में हो। ये चार ऑप्शन है। और यूनिक सॉल्यूशंस चाहे आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करें चाहे क्रेमर मेथड अप्लाई करें, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आप जानते हैं कि जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट होती है, जैसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें चाहे डिटरमिनेंट ए से रिप्रेजेंट करें, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट है 1 1 1 2 1 -1 3 2 1 3 2 k, ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है k नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू 0, k का मान 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 32 पर। इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड समीकरण निकाय हमें दे रखा है इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है, चलिए माने 0, y प्लस 2z इक्वल टू 0 और अल्फा x प्लस z इक्वल टू 0 के पास एक से ज्यादा हल। और एक से ज्यादा आप जानते हैं कि अनंत होते हैं, वैसे तो एक से ज्यादा हल है, तो अल्फा का मान आपको बताना है
और ऑप्शन आपको गिवन है 1 0 -1 2 माइनस यहाँ पर 1/2 है। तो ये जो इक्वेशन सिस्टम है, अगर इसका राइट साइड में देखें 0 0 0, तो ये कौन सा इक्वेशन सिस्टम है? ये होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम है। और होमोजेनियस सिस्टम के बारे में आपको क्या बताया था कि या तो उसका एक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, नो एनी सॉल्यूशन वाला केस नहीं होता। एक सॉल्यूशन कब होता है? जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा? 0 0 0। और अगर आप चाहते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो फिर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तब हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? ट्रिवियल। ये कौन सा होता है? नॉन ट्रिवियल। ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ये फिर यूनिक सिंगल। नो एनी सॉल्यूशन वाला केस होता ही नहीं है। अभी आपको समझाया था। तो हमें इस केस में क्या चाहिए? एक से ज्यादा सॉल्यूशंस। तो उस केस में क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी जो डिटरमिनेंट है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है 1 1 1 0 1 2 अल्फा 0 1 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है। तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसके रिस्पेक्ट एक्सपेंड किया, तो 1 के साथ कितना आएगा? 1। ठीक है। इस वन आप चाहे तो कॉलम भी ले सकते हो। ठीक है। तो अगर आप ये लोगे तो 0 आ जाएगा सेकंड टाइम, और ये लोगे तो अल्फा के साथ कितना आएगा? ये जोड़ दिए तो 2 - 1, तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? -1। आई थिंक सो। तो अल्फा की वैल्यू -1 सही। ठीक है जी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। 24वां सवाल है पेज नंबर 33 पर। 24वां सवाल है पेज नंबर 33। समीकरण निकाय का हल के बारे में आपको बताना है। समीकरण निकाय आपको दे रखा है x + 2y + 3z = 1 और 2x + y + 3z = 2 and 5x + 5y + 9z = 4। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हल आपको बताना है कि हल कौन कौन से हैं। पहला हमें दे रखा है नो सॉल्यूशन, दूसरा आपको दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आपको दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और चौथा आपको दे रखा है नन ऑफ दीज। ओके। तो हम इसका हल चेकआउट करने के लिए आपको पता है कि अगर आप क्रेमर मेथड अप्लाई करते हो तो फिर डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये चार डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर डेल्टा ही नॉट 0 आ जाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन यूनिक हो जाता है, और अगर डेल्टा 0 आ जाता है तो फिर आगे आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को चेकआउट करना पड़ता है कि अगर वो तीनों 0 है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अगर तीनों में से एटलीस्ट एक भी नॉट 0 आता है तो फिर नो एनी सॉल्यूशंस। इसी प्रकार से अगर मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करते हो तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो? डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कोएफिशिएंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो यूनिक सॉल्यूशंस आ जाता है, अगर वो 0 आ जाती है तो फिर आगे हम एडजॉइंट a * b को चेकआउट करते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी नौबत आती नहीं फिलहाल। तो अगर आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करें हम, तो 1 2 3 2 1 3 और 5 5 9 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें चेकआउट करनी है। तो हमने एक मेथड सोहार्स मेथड पढ़ा हुआ था, उसका यूज कर रहा हूँ आपको दोबारा याद करवाने के लिए। आप फर्स्ट दो कॉलम को आगे बढ़ाकर लिख दीजिए, फिर इनका गुणा कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये कितना आता है? 9, इसका गुणा, फिर इनका गुणा कीजिए, 2 3 6 6 5 30, फिर प्लस ये भी कितना आता है? 30, माइनस फिर इनका गुणा कीजिए, ये कितना आता है? 15, ये कितना आता है? 15, और ये 9 2 18 36। ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 60 और 9 69, तो ये कितना आ जाएगा? 30 और 66। ओके। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए सॉल्यूशंस क्या होगा? अद्वितीय हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 32
पेज नंबर 34। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको रैंक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो रैंक क्या होती है वो तो हमारा एक नेक्स्ट एक क्लास रहेगी रैंक के ऊपर। वैसे लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने का एक रैंक मेथड भी होता है, आपको याद हो, और जब हम बीएससी के अंदर लीनियर अलजेब्रा या फिर एमएससी के अंदर लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र किया जाता है। ओके, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम है जिसके अंदर n वेरिएबल है, n चर हैं और m समीकरण हैं, m समीकरण है। तो हम क्या डिस्कस करते होते हैं कि अगर जो A मैट्रिक्स की रैंक है, अगर वो इस मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल आ जाए और इक्वल टू आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, अगर A मैट्रिक्स की रैंक और इसकी रैंक इक्वल है, किसके इक्वल है, चरों की संख्या के इक्वल है, तो उस समय क्या सॉल्यूशंस होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, ये रैंक क्या होता है और ये जो मैट्रिक्स है जिसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ये बीएससी का टॉपिक है। जिन्होंने बीएससी एमएससी में पढ़ा हुआ है उसको याद करवाने के लिए बात मैंने लिखी है। और रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, वो हम एक अलग से क्लास बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट है, अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल हो, इन दोनों मैट्रिसेस की रैंक इक्वल हो लेकिन लेस देन n हो, जो जितने चर हैं उससे कम हो, जैसे मान लीजिए 5 चर हैं और ये 3 रैंक आती है इस दोनों की, तो इसका मतलब 2 जो चर होंगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री चर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे फिर उसकी कोई भी वैल्यू अज्यूम की जा सकती है, तो जो कोई भी वैल्यू अज्यूम की जा सकती है तो सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर दोनों की रैंक इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर इन दोनों की रैंक आपस में इक्वल ही नहीं आती, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो होती है उसकी रैंक और जो ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसकी रैंक, इन दोनों की रैंक आपस में इक्वल ही नहीं आती, तो हम कहते हैं नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये मैट्रिक्स का रैंक के बेस पर हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और ये हम बीएससी और एमएससी में इसका यूज करते हैं। फिलहाल इसका थोड़ा सा यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वो देखते हैं वो क्या चीज है। ए मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, पेज नंबर 34 पर है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2, सॉरी ए मैट्रिक्स है 1 2 3, थर्ड कॉलम हमारे पास है 1 2 लैम्डा, और जो हमारे पास x है वो हमारे पास x y z, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो है 6 10 और म्यू। और क्वेश्चन है कि यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा। यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, अगर आप इस क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड या फिर क्रेमर मेथड की सहायता से हल करते हैं तो इसकी डिटरमिनेंट को जब नॉट इक्वल टू 0 करेंगे यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, तो इसकी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो वहां से वैल्यू आ जाती है लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। यानी कि अगर मैं यूं कहता हूं कि मुझे यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन चाहे मैट्रिक्स मेथड हो चाहे क्रेमर मेथड हो, तो अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे आप, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन हमें म्यू के बारे में बताना है। वैसे तो ऑप्शन, हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो एक ही ऑप्शन में लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 ऑप्शन गिवन है दूसरे नंबर ऑप्शंस में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर म्यू का मान हम क्या बता सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा रैंक मेथड का इस्तेमाल करता हूं, और वो क्या चीज है वो देखते हैं। तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इसकी रैंक 3 है वैसे आपकी जानकारी के लिए, और इसकी रैंक भी 3 होनी चाहिए। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और जो आपको याद होगा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम पढ़ते थे, एक एनकलोहोम मैट्रिक्स हम पढ़ते थे, है ना, जब हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बीएससी एमएससी के अंदर, तो एनकलोहोम मैट्रिक्स होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उसमें इस मेथड का यूज किया जाता है। वो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्या आता है 6 10 और म्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
फर्स्ट रो को इसमें से घटाते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ हम 0 0 बनाते थे, 0 0 0, यहाँ 0 बनाते थे, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती थी, है ना, और उससे रैंक भी डिसाइड होती है मैट्रिक्स की। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड में से घटा देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को इसमें से घटाते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा म्यू माइनस 6। ओके, अब फिर इसको भी 0 बनाना है हमें। ओके, तो इसको इसमें से घटा दें, सेकंड में घटा दें, तो सेकंड को थर्ड में घटाया जाए कितना 0, ये कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 3, और इसमें से घटाओगे तो म्यू माइनस 10, ये आ जाएगा। ओके, अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशंस हो, तो फिर इस ए मैट्रिक्स की रैंक और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसकी रैंक 3 है तो उसकी भी रैंक 3, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3 होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, तो 3 ही इसकी रैंक होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अगर 0 0 0 हो गया तो फिर इसकी रैंक 2 हो जाएगी, और नंबर वेरिएबल कितने थे 3, तो इसकी रैंक 3 होनी चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, तो लैम्डा का मान 3 नहीं होना चाहिए, एक तो बात ये, ठीक है। अब बात आती है यहां से, अगर लैम्डा का मान 3 नहीं है, उसके अलावा आप यहां पर कुछ भी रख देते हैं, तो फिर हमें यहां म्यू की वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपने लिख दिया, वैसे हम कैसे सोल्व करते थे आपको याद, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लैम्डा का मान 3 नहीं है, मान लैम्डा का मान 5 है एग्जांपल के लिए, अगर लैम्डा का मान 5 तो यहां 2 आ जाएगा, लैम्डा का मान 5 तो यहां 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि भाई ये किसकी वैल्यू है, ये 2z इक्वल टू यहां पर कुछ भी हो, ये किसकी वैल्यू है 2z की, तो यहां से z आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से z की वैल्यू आ गई तो वो वहां रख देंगे, इसके साथ गुना कर देंगे तो वहां y आ जाएगा, फिर z y रखेंगे तो x आ जाएगा, इस प्रकार से। या फिर हम इसको भी 0 बनाते थे, है ना, और बीएससी एमएससी की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये 0 नहीं है, फिर यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ 0 भी होगा तो भी z का मान 0 आ जाएगा, और वो भी सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। तो यहाँ कुछ भी हो, अगर ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो उस केस में वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये यहाँ कुछ भी हो, यानी कि म्यू इज एनी वैल्यू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए। तो लैम्डा का मान 3 नहीं होना चाहिए, और म्यू का मान कुछ भी हम रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने रैंक और बीएससी एमएससी का कंसेप्ट का यूज किया है। अगर आपको डाउट हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी डिस्कस ग्रुप है, वहां पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 34। इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 33 है, और एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास और है, वो है क्वेश्चन नंबर 27 और पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 27 है, और वो कहता है कि x इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, y इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स, और z इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ x y z सभी शून्य नहीं है, x y z सभी शून्य नहीं है, तो क्या सत्य है? तो निम्न में से क्या सत्य है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पेज नंबर 24 पर ये क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल के लिंक पर उपलब्ध है। तो देखिए ये इक्वेशन सिस्टम कैसा है, देखो यहाँ पर x y z है, कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मैं इसको सिस्टम को लिखता हूं तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0 है, और सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0 है, और बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि राइट साइड में 0 0 0 है, तो ये सिस्टम कैसा हुआ, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, होमोजीनियस है। और होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि या तो इसका यूनिक सॉल्यूशंस होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। अगर यूनिक सॉल्यूशंस होता है तो वो सिर्फ नो एनी सॉल्यूशन वाला केस तो होता ही नहीं है, पहले बता चुका हूं आपको। यूनिक सॉल्यूशंस में आपको मैंने क्या बताया था, यूनिक सॉल्यूशंस कौन सा होता है, 0 0 0,
तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? अगर ये 0 है तो फिर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। अगर ये 0 है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x y z सभी शून्य नहीं है, मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये नॉट 0 है। अगर ये नॉट 0 सॉल्यूशंस है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सिंपल सी बात समझे, अगर ये 0 0 0 है तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, और अगर ये 0 0 0 नहीं है तो फिर ये 0 ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के क्या केस हैं। तीनों 0 नहीं है, अगर तीनों 0 होंगे तो यूनिक सॉल्यूशंस, और तीनों 0 नहीं है इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, अनिर्थक हल है। और अनिर्थक हल होने की क्या कंडीशंस होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो कौन सी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डिटरमिनेंट हमारे पास कौन सी है, 1 माइनस सी माइनस बी सी माइनस 1 ए बी ए माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ओके। और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो 2-3 तरीके आपके पास हैं, आप उसका यूज कर लीजिए, चाहे स्वार्ट्स मेथड का यूज कर लें, चाहे वैसे सिंपल सोल्व कर लेते हैं। तो 1 के साथ कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के साथ कितना आएगा, माइनस का सी माइनस का ए बी, ओके। और फिर आ जाएगा माइनस का बी, और माइनस के बी के साथ कितना आएगा, ए सी माइनस बी प्लस बी बन जाएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके, ठीक है। ये चेक करें, ये माइनस का सी आएगा, यहाँ पर माइनस का सी आएगा, तो ये माइनस का सी स्क्वायर बनेगा। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 24 पर, या क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 34 पर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 34 पर, क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन है समीकरण निकाय दे रखा है और वो निकाय संगत है। समीकरण निकाय क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस ky प्लस 5 इक्वल टू 0 और kx माइनस 12y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये निकाय संगत है। तो k का मान बताइए, और ऑप्शन आपके पास है माइनस का 2,12/5 माइनस का 1,1/5 माइनस का 6,17/5 और 6, माइनस का 12/5, ओके। तो देखिए 2 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, और आपको निकाय संगत और दे रखा है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आएगी। उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 कर दीजिए, 2 3 5 x k 5 k माइनस 12 माइनस 14 इक्वल टू 0 कीजिए, इसको सॉल्व आउट कीजिए, यहाँ से आपके पास k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रयास करना है सोल्व करने का, मैं लिखवा रहा हूँ आपको, कोशिश करना। अगर उनमें से कोई क्वेश्चंस ना हो पाए तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 पेज नंबर 10, 72 पेज नंबर 13, 99 पेज नंबर 14, 112 115 118 पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 36 पेज नंबर 25, 69
पेज नंबर 27, 84, पेज नंबर 28, 85 और 86, ये पेज नंबर 28 पर है तीनों प्रश्न। 90 नंबर भी पेज नंबर 28 पर है। 92, 94, 95, 96 पेज नंबर 29 पर है। साथ में 107 नंबर भी है। और पेज नंबर 30 पर है 108, 109, 110, 113, 114 और 115। ये है पेज नंबर 30 पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप आज की क्लास को सुने, उसको समझें, उसके बाद एक प्रश्न कीजिए। कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सकें। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, और डिटर्मिनेंट के साथ में गुणा कैसे किया जाता है, और एक डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। और जो ये क्लासेस लगातार देख रहे हैं उनको ये भी बता दें कि जल्द ही इस टॉपिक पर टेस्ट भी हो सकता है। 18 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर हमारे रहते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।